एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मन धन ई कॉन्क्लेव। एक के बाद एक लगातार केंद्रीय मंत्रियों का आना इस मंच पर जारी है। बजट को लेकर वो कई पॉइंट्स को समझा भी रहे हैं और इस समय हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं वो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज के इस ई कॉन्क्लेव में। और मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूँ कि कल के बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको आवंटित किया गया है। इसको लेकर क्या योजनाएं आपके दिमाग में हैं जिनको आप आने वाले 4 साल में क्रियान्वित करेंगे? धन्यवाद शोभना जी। निश्चित ही जो बजट कल माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है यह अत्यंत साहस से भरे हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं अपने विभाग की योजनाओं की बात करूं उससे पहले कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं पूरी दुनिया की जो है डरी हुई है, सहमी हुई है और कोरोना की आपदा कैसे जूझ रही है। साथ ही साथ में हमने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से लेकर के और दूसरे दर्जे की जो अर्थव्यवस्था उन सबको लड़खड़ाते हुए जो है देखा है, सिकुड़ते हुए देखा है। ऐसे समय में जो सरकार का विज़न और लक्ष्य था पहले दिन से, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ में काम को और अधिक गतिबद्ध देने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ये बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को पार करने के लिए ये साहसिक बजट बनाया गया। और मैं साहसिक इसलिए कहता हूँ कि जब सब लोग इस बात की कल्पना करते थे कि हम राजकोषीय घाटे का, फिस्कल डेफिसिट का संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों में कटौती करेंगे, काम जो है बजट की साइज़ को घटाएंगे क्योंकि रेवेन्यू रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम हुए हैं, तो बजट को डाउनसाइज करने के बजाय बजट को और बढ़ा करके पेश किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हुए हम देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक तेज़ी के साथ में आगे बढ़ा सकें। जहाँ तक मेरे मंत्रालय को दिए गए आवंटन का विषय है, देखिए 2 विषय प्रमुखता के साथ जिन पर हम काम कर रहे हैं वो था कि जल संरक्षण और संचय और उसके साथ में हर घर तक पेयजल पहुंचाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन ग्रामीण की घोषणा की थी और उस दिन जो हालात देश के थे उन्होंने उस अपनी भाषा आइकॉनिक स्पीच में भी जिसकी चर्चा की थी कि देश के 19 करोड़ घरों में से 70 साल के भारत सरकार और के राज्यों की सरकारों के यत्न प्रयास के बावजूद भी केवल 16% घरों तक, 16% से कुछ ज़्यादा और 17 से कम प्रतिशत घरों तक ही हम पीने का पानी पहुंचा पाए। और एक लक्ष्य के साथ में, एक संकल्प के साथ में कि हम 4 साल में, आने वाले 5 साल में 2024 के दिसंबर तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। ये काम हमने करना प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं जल राज्यों का विषय है, इसलिए हमने राज्यों के साथ में व्यापक कंसल्टेशंस किए, वर्कशॉप्स की, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी चुनौतियों को, उनकी प्राथमिकताओं को समझते हुए गाइडलाइंस बनाई। वर्चुअली 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के दिन जब गाइडलाइन प्रधानमंत्री जी ने इशू की थी, तब से काम करना प्रारंभ किया। ठीक है। मैं आज आपके दर्शकों के साथ में गर्व के साथ में ये बात साझा करना चाहता हूँ कि हमने 1 साल में तमाम विपरीत परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ कोरोना के कारण से उपजी हुई परिस्थितियों के कारण होते हुए भी हमने 1 साल में 3 करोड़ 30 लाख नए कनेक्शंस करने में सफलता प्राप्त की। गजेंद्र जी, क्योंकि आप बजट की अच्छी जानकारी रखते हैं इसलिए मैं आपके मंत्रालय से इतर भी कुछ सवाल लेना चाहती हूं बजट को लेकर। विपक्ष का लगातार ये आरोप लग रहा है कि आप अपने जो घर की संपत्ति है, डिसइन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूं, जो घर की संपत्ति है उसको बेच रहे हैं और आपके पास कोई पुख्ता रोड मैप नहीं है इस अर्थव्यवस्था के चक्के को तेजी के साथ घुमाने का। इस आरोप का क्या जवाब आपका पास? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे ऐसे मित्र जिनको केवल आलोचना के लिए आलोचना करना इसका स्वभाव बन गया है। जहां तक अर्थव्यवस्था के रोड मैप का प्रश्न है, जब दुनिया भर की सारी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो रही थी, तब भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के संकल्प के साथ काम किया, दुनिया के कुछ देशों ने शॉर्ट टर्म मिटिगेशन इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की दिशा के हिसाब से प्रयत्न किए, अपने निर्णय किए।
कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ में कि इकोनॉमी पर इम्पैक्ट न हो इस दृष्टिकोण से अपने निर्णय किए, पॉलिसी ली। लेकिन हमको अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। हम 130 करोड़ लोग चाहे किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से आते हो, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से रिकवरी अगर किसी एक देश ने की तो वो भारत ने की, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो अर्थव्यवस्था को संभालने के जितने भी आप अपने घर के एसेट्स को बेच रहे हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने घर के गहने बेच रहे हैं। बेचने का विषय तो अभी, असेट्स को बेचने का विषय तो अभी अब आएगा। अभी तक तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने अर्थव्यवस्था को तेजी से रिस्टोर करने में कामयाबी प्राप्त की। इसलिए ये प्रश्न खड़ा करना कि हमारे पास रोड मैप नहीं है, देखिए रोड मैप की दृष्टिकोण से भी मैं बताना चाहता हूं। सब लोग ये कल्पना करते थे कि जो सरकार जिसने फिस्कल डेफिसिट डिसिप्लिन को बनाने के लिए इतनी गंभीरता से काम किया, अब किस तरह से इस चुनौती के समय काम करने पाएगी। हमने साहस के साथ में फिस्कल डेफिसिट को के बेंचमार्क को जो हम 3-3.5% तक जो कर रहे थे, लाना चाहते थे, लाने में कामयाब हुए थे, उसको बढ़ा करके 9% प्लस तक भी हमने साहस के साथ में उस दिशा में जाने के लिए कदम बढ़ाया, पर इंडेफिनेट टाइम के लिए नहीं। मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा सा निराश हुआ है कल के बजट के बाद। आप जानते हैं कोरोना महामारी में तनख्वाहें कट रही हैं, इनकम के सोर्सेस कम हो रहे हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा है इस देश में। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए क्योंकि कोई डायरेक्ट घोषणा नहीं हुई, किसानों के अभी मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगी, कोई डायरेक्ट बेनिफिट उनको ट्रांसफ़र, उनकी जो सीमा है वो नहीं बढ़ाई गई, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास आपको लग रहा है कि नाराज़ है आपसे इस मुद्दे पर? देखिए मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को अलग अलग क्लासेस में बांट करके उनके बीच में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नाराजगी का संदेश पैदा करने का प्रयास करते हैं। कुछ मीडिया के मित्र भी शायद उसमें शामिल हो गए होंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, जैसा मैंने कहा, वो धराशायी हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं, उस समय में 1 पैसे का भी नया टैक्स बढ़ाए बिना, 1 पैसे का भी, और सरकार ने अपने बजट की साइज को जो है लगभग 34% तक एक्सटेंड किया। अब मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को देश के हर एक तबके को खड़ा होकर के देश के सरकार की सराहना करनी चाहिए। जहां तक किसानों का प्रश्न है, जिस तरह की गलतफहमी किसानों के बीच में पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से उनको गुमराह करने का प्रश्न किया जो है प्रयास किया गया था, कल जब वित्त मंत्री जी ने प्रिक्योरमेंट के आंकड़े रखे तब मुझे लगता है कि देश भर में किसानों के बीच में एक नई चर्चा का सूत्रपात हुआ है कि हमें किस तरह से एमएसपी खत्म हो जाएगी, इसके नाम पे गुमराह किया गया। जिस सरकार ने एमएसपी को न केवल लागत का 1.5 गुना किया, अपितु प्रोक्योरमेंट को 40% से लेकर के और कितने 1000% तक, अगर दलहन में बात करें, तिलहन में बात करें तो जो है 1000 टाइम्स इंक्रीज जिसने किया। और साथ साथ में जो सरकार आज भी बजट में 1000 नए मार्केट एपीएमसीज को जो है स्ट्रेंथन करके उनको इनाम के साथ कनेक्ट करने की बात करती है, नया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पस बना करके उसके माध्यम से एपीएमसीज को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करती है। जो सरकार की रेवेन्यू का पैसा है उस पैसे को सेस के नाम पर अलग ब्रैकेट में डालकर, सेस से हमने किसी का भी कंज्यूमर पर टैक्स नहीं बढ़ाया। गजेंद्र जी, अब चलते चलते आखिरी सवाल मैं सियासत से जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ आपसे। राजस्थान में तख्ता पलट की बात की जा रही है और आरोपों के घेरे में आप हैं, तख्ता पलट हो रहा है क्या? देखिए, ये सरकार जिस दिन बनी थी, चुनाव का परिणाम आया था और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उससे पहले से ही, जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उस दिन से ही सरकार विग्रह का शिकार है। आपसी मतभेद और मतभेदों के कारण से उपजी हुई परिस्थितियां और राजस्थान को जो कीमत चुकानी पड़ी है आप सब लोग भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। पिछले दिनों, आज से 6-8 महीने पहले जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, उनके कुछ विधायक, उनके उप मुख्यमंत्री नाराज होकर के एक जगह जो हरियाणा में कहीं आकर के प्रवास कर रहे थे और 1.5-2 महीने के बाद में जाकर के वापस वो अवतरित हुए, और उस एक 32-35 दिन के कालखंड में कितनी तरह के आरोप लगाए गए कि हमने उनको बाउंसर्स लगा के बंद कर रखा है, उनको जबरन बंद कर रखा है, उनको घर में बात नहीं करने दे रहे हैं, उनके फ़ोन कन्फिस्केट कर लिए हैं। बट फाइनली मैं पूछना चाहता हूं कि 19 विधायक, जिसमें 2 मंत्री थे, एक उप मुख्यमंत्री थे और उसके अतिरिक्त भी सारे वरिष्ठ लोग थे, किसी ने आकर के कहीं एक कंप्लेन भी रजिस्टर कराई कि किसी ने हमको रोका है? उन्होंने ससम्मान टीवी के सामने ये कहा कि हमने जो है अपने आला कमान से बात करने के लिए आए थे, हमारी बात हो गई, हम संतुष्ट हैं और वापस जा रहे हैं।
उसके बाद में जो है वापस उनकी एकता के कशीदे पढ़े गए, आज भी पढ़े जा रहे हैं। और इस बीच में उस 34 दिन में कितनी तरह के आरोप लगाए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय गृह मंत्री जी से लेकर के हम सब के ऊपर कितनी तरह के दोषारोपण किए गए, सिडेशन चार्ज के तक के मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और अब सरकार वापस अगर लड़खड़ा रही है, मुझे लगता है कि पति पत्नी के झगड़े में पड़ोसी को दोष देना, इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है गजेंद्र जी, बहुत ही बेबाकी के साथ आपने हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।